कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली तुझसे मौत भी हारी है। नमस्कार, मैं इम्तियाज। जी, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर। आपको मालूम होना चाहिए, कोरोना काल की पहली लहर में घरेलू हिंसा अधिक बढ़ गया, जिसका सारा का सारा असर महिलाओं पर पड़ा। मैं बता दूं, 2011 की जनगणना के अनुसार कृषि कार्यों में भारतवर्ष में महिलाओं की भागीदारी 40% थी, जो और बढ़ चुकी है, लगभग 50% हो चुकी होगी, चाहे इससे अधिक भी। आज भी हमारे समाज में कह सकते हैं महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। केवल मौखिक बंद और कलमबंद जगहों पर महिलाओं के लिए हिस्सेदारी है, वास्तव में है ही नहीं। क्या हमारे समाज में से धारणा बन चुकी है कि महिलाओं के लिए कोई जगह ही नहीं? आज भी ऐसी कुछ घटनाएं होती है जो हमें समाज में शर्मसार कर देती है। जी हाँ, ये सच है। कई घटनाएं ऐसी होती है जो हम कहीं कह नहीं सकते, चाहे वो हाथ ऐसी घटना हो सकती है या अन्य घटनाएं भी। ऐसी घटना क्यों होती है, इसके लिए समाज जिम्मेदार, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि समाज में हम है और हम ही में समाज है। समाज किसी एक व्यक्ति या एक घर से नहीं, समाज सैकड़ों व्यक्तियों को झुंड एवं अनेकों घरों से मिलकर बनता है। उसी समाज की बात कर रहा हूँ। आपने कुछ पहले देखा होगा कि बांग्लादेश के युवती के साथ कर्नाटक में जो दुष्कर्म हुआ था, वीडियो आपके सामने बाहर आया हुआ है। इससे भारत की क्या छवि बनेगी विश्व में? अगर ये छवि बांग्लादेश में जाता है, बांग्लादेश के लोग भारत के बारे में क्या सोचेंगे, जहां उसके देश की लड़की को भारत में सुरक्षा नहीं मिल सका। यह हालत है भारत की इस कोरोना काल में, जहां सैकड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसी में कुछ चंद समाज में ऐसी घटनाएं घट रही है, महिलाओं के लिए कोई जगह ही नहीं। घरेलू हिंसा हो या अन्य कारण, महिलाएं इतने सारे काम करती है। घरेलू काम, कृषि में भागीदारी। क्या पुरुष बता सकते हैं उनका कोई हिसाब है? पुरुष का इनका हिसाब होता है कि हम नौकरी करते हैं, पैसा कमा कर लाते हैं, बस महिलाओं का यही काम दिया जाता है कि तुम घर संभालो, चूल्हा फूको। क्या यही कर सकती है महिलाएं? नहीं। आप जितना कर सकते उससे अधिक गुना महिलाएं कर सकती है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि वो जगत को जीवन देने वाली है, उससे मौत भी हार चुकी है। वो कोमल है पर कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। ऐसा हम क्यों करते हैं? अक्सर देखा जाता है समाज में, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ाता है, आसपास के दोस्त बोलते हैं शाबाश, अच्छा काम किया। अच्छा काम नहीं किया, वो एक अपराधी बन चुका है। समाज और लोकतंत्र में लड़का कोई लड़की को छेड़ा है, गोली मारा है या उसके चेहरे पर तेजाब फेंका है, हमारे समाज में धारणा बन चुकी है। लगता ही है कि लाडला बाहुबली बनना चाहता है या अपराधी, पता ही नहीं चलता। घर पे आएगा, व्हाट्सएप पर देखेगा, ऐसे ऐसे मैसेज पढ़ेगा, किसी के बारे में कुछ लिख कर भेज देगा, किसी का नाम बदनाम कर देगा, उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। अगर वही लड़कियां कोई काम कर दे, हजारों किस्म के सवाल समाज में, घर में, हर तरह के सवाल उठने लगेंगे। अगर वही लड़का घर पर 12 बजे रात के आए या कभी भी आए, उससे कोई सवाल नहीं। तुम कहाँ गए थे? कोई सवाल नहीं। लड़कियों से तुम कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, तुम क्यों गई थी, इस सवाल हम लड़के से करते हैं नहीं, क्योंकि हम अपने लड़कों को खुद से उनको अपराधी बनाते हैं। लड़की छेड़ाना, किसी को गोली मारना, घर पे आकर 3-4 कोन का मुंह बनाना, ऐसा लगता है लड़का बाहुबली बन रहा है मेरा। नहीं, वो अपराधी बन रहा है। आप अपने लड़कों पर नियंत्रण रखें। अगर आपका लड़का 10% बिगड़ चुका है तो इसमें आपकी भागीदारी 5% तक है, क्योंकि आपने उसको एक गलती पर थप्पड़ नहीं लगाया, आपने उसको शाबाशी किया, जिसके कारण वो और भी आगे चलकर बिगड़ गया। ये गलती आपकी है, हमारी समाज की है। इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, सरकार क्या कर सकती है? कानून बनाकर थोप सकती है, पर कानून लिया करें, जब तक हम नहीं कुछ करेंगे। समाज का दायित्व है समाज में फैले गंदगी, बुराइयों को दूर करना, महिलाओं को पूर्ण से आज़ादी देना, केवल मौखिक और कलमबंद तरीके से नहीं, वास्तव में। बस मुझे कहना था। तब तक के लिए नमस्कार। यूपी के हाथरस में एक घटना हुई। बलात्कार के बाद पीड़िता की हत्या कर दी गई। काफी लंबे समय तक इस घटना को लेकर चर्चा हुई, पुलिस सरकार की आलोचना हुई। अब सवाल उठता है कि इस तरह की आलोचनाओं का समाज पर क्या असर पड़ता है? क्या ऐसी घटनाओं में शामिल लड़कों की हरकतों को देखकर
मर्दों के समाज में इस बात को लेकर बहस होती है कि उनके भीतर इस तरह के दुस्साहस का निर्माण किन चीजों से होता है कि वे किसी लड़की को छेड़ देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं और बक देते हैं। आप यूं सोचिए कि ऐसे लड़कों से भरे समाज में किसी भी लड़की का रोज का आना जाना कितना मुश्किल होता होगा। हाथरस की वो घटना ना तो अंतिम थी जो सितंबर में हुई थी और ना ये घटना अंतिम है। यह चांस की बात है कि कोई लड़का ऐसा नहीं निकलता, लेकिन लड़के इस तरह के अपराध ना करें इसके लिए समाज ने क्या मेहनत की है, परिवारों के भीतर लड़कों को लेकर किस तरह की मेहनत की गई है, उनकी परवरिश की गई है। गौरव शर्मा हर घर में है, बस कोई अपराध करता है और कोई उस मानसिकता को अपने भीतर वर्षों तक पाले रखता है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता। हम सब कुछ संयोग पर छोड़ देते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि एक लड़का हर दिन किसी लड़की को छेड़ते, टोकते, खुद को अपराधी बनाने का अभ्यास कर रहा होता है। ऐसे मर्दों के रहते कोई भी लोकतंत्र या समाज रहने के लायक हो ही नहीं सकता। वह कभी भी अपराधियों के कब्जे में आ सकता है। इन्हें सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन समाज और सरकार को सजा से आगे जाकर बहुत कुछ करने की जरूरत है। हाथरस की उस घटना के आरोपी तो पकड़ में आ गए, लेकिन इस अपराध तक पहुंचने की उनकी मानसिकता किन चीजों से बनी थी हम आज भी नहीं जानते हैं। हाथरस के गौरव शर्मा की तस्वीरों को गौर से देखिए। एक किस्म का मर्द दिखेगा, एक मर्द भाव दिखेगा, जैसे किसी के बगल में खड़े हो गए हैं या उनकी बगल में कोई खड़ा हो गया है तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता, इस धरती के मालिक हो गए हैं। हाथरस की सितंबर की घटना के समय ही सिर्फ एक सवाल इन जैसे लड़कों से पूछ लिया गया होता हर घर में कि वे क्या सोचते हैं, तो उनकी सोच बाहर आ जाती। आपको पता चल जाता कि यही सोच एक दिन इसे भी अपराध की राह पर ले जाने वाली है। गौरव शर्मा के साथ 4-5 लड़के भी थे जो कार से आए गोली मारने। हर समय किसी को मारने पीटने के लिए लड़के मिल जाते हैं। यह बात इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी। कमाल खान की यह रिपोर्ट देख लीजिए और उस लड़की की आवाज को कुछ दिनों तक याद रखिए, तो शायद समझ आ जाए। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। कहाँ गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। जिस लड़की की आंखों के सामने उसके बाप को उसकी वजह से गोलियों से भूल दिया जाए, शायद उसकी यही हालत होगी। आरोप है कि मुल्जिम लड़की से शादी करना चाहता था, मना हो गया तो छेड़खानी करने लगा। लड़की ने मुकदमा किया, 1 महीने जेल भी रहा, फिर केस वापस लेने को धमकी देने लगा। कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहाँ से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। लड़की के पिता अपने खेत में मजदूरों से आलू खुदवा रहे थे, तभी वो अपने रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंचा और उन्हें घेर लिया। उस वक्त लड़की और उसकी मां भी उन्हें खाना देने वहां आई हुई थी। उनकी आंखों के सामने पिता को गोलियों से भून दिया। वो आलू खेत में घेरना है एकदम, मैं भाजी हूँ पर 3-3, 4-4 गोली मारी उनमें। पिता की अर्थी उठी तो पूरा गांव उनके साथ निकला। लोग सदमे में भी थे और इस दुस्साहस से आतंकित भी। गांव में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पे भी सियासत होती रही। बीजेपी से जुड़े लोगों ने आरोपी को समाजवादी पार्टी का बताया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी बीजेपी के एमपी के साथ फोटो जारी की। बहरहाल पुलिस सारे आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी है। इनके कई करीबी हमारी हिरासत में पूछताछ हो रही है और कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का इनको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लगातार हम प्रयासरत हैं और हम बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं आपको, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी। ऐसी दुस्साहसिक घटनाएं आए दिन होती हैं, इससे पुलिस का भी वक़ार कम होता है और सरकार की भी छवि खराब होती है। लेकिन ये सिर्फ पुलिस की नाकामी नहीं, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नाकामी है, जिसमें सुधार की कोशिश कोई नहीं करता है। हाथरस में अश्वनी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। खेत में पिता काम कर रहे थे और वहां लौटकर गौरव शर्मा और उसके साथियों ने उन्हें गोली मार दी। लड़की को इंसाफ मिल ही नहीं सकता। एक गौरव शर्मा जेल चला जाएगा, लेकिन बहुत से गौरव शर्मा समाज में वही काम खुलकर करते रहेंगे।
यही कारण है कि यूपी या कहीं भी अगली घटना हमारा इंतजार कर रही होती है। यूपी में ही नहीं, किसी भी राज्य में जो भारतवर्ष के अंतर्गत आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल चुनाव प्रचार करने गए हैं। उनके इस राजनीतिक कार्य को एक चैनल ने लिखा है कि भगवा ध्वज फहराने गए। उस चैनल की भाषा पत्रकारिता की भाषा तो नहीं है, लेकिन उस चैनल की जुबान और धर्म के लिहाज से सोचिए तो यूपी में योगी जी का भगवा ध्वज तो पहले से लहरा रहा है। क्या इस पर बात हो सकती है कि भगवा ध्वज के लहरा देने से शासन व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में किस तरह के गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, आते भी हैं या नहीं? मीडिया एक नेता को किन प्रतीकों के जरिए देखता है और आपको दिखाना चाहता है, सारा खेल इसी का है। समझने की कोई जल्दी नहीं है, 20 साल बाद ही समझिएगा। अनुराग द्वारी ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट की थी। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस कांड की पीड़ित विधवाओं की पेंशन बंद हो गई। वो काफी तकलीफ में थीं। अनुराग ने लगातार इस पर रिपोर्ट की कि पेंशन बंद हो गई है। अंत में सरकार के मंत्री ने कहा है कि पेंशन जल्दी शुरू कर दी जाएगी, बजट में प्रावधान कर दिया गया है। हमारी सरकार का कमिटमेंट था, माननीय मुख्यमंत्री जी, और हमने ये वादा किया था कि हम फिर से वो शुरू करेंगे और इस बजट में हमने उसका अलग से प्रावधान किया। पहली बार मध्य प्रदेश के बजट से उन बहनों को पेंशन व्यवस्था हम फिर से 1000 रुपये महीना शुरू करवा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी तक तो केंद्र सरकार के पैसे से बजट में मिलती थी पेंशन, पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है, संवेदनशीलता है कि स्टेट बजट